यूएस का जो ग्लोबल डोमिनेंस है वो लूज हो रहा है 100%. But also this trio, India, Russia, China coming together. क्यों प्रॉब्लम हो रही? हम तीनों अगर साथ में आ गए तो व्हाट विल हैपन? वो अगर हो गया तो फिर डोमिनेंस कैसे रहेगा? आज हमारी गेस्ट है रुंजुन शर्मा, हेड ऑफ न्यूज आरटी इंडिया, एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट। क्यों ऐसा करती है वेस्टर्न मीडिया? When the British pulled out of India, they left behind an entire civilization. Still half of the country lives below the poverty line. वाई हमेशा हमें पुअर ही दिखाती है? अगर हम उनके जितना स्ट्रॉन्ग हो गए then it just sort of changes the global power dynamics, right? अगर इंडिया फॉर एग्जांपल बात करता है डॉलर की जगह रुपी से ट्रेड करेंगे, उनको प्रॉब्लम होती है बिकॉज एज सून एज आप लोकल करेंसीज में ट्रेड करना शुरू करते हैं देन इट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस देयर डॉलर डोमिनेंस इन द ग्लोबल मार्केट। तो उनका क्या फायदा होता है? द परसेप्शन, अगर आप इंडिया के लोगों को बार बार महसूस कराओगे कि आप छोटे हो फॉर देम ना दैट बिग अमेरिकन ड्रीम वो हमेशा बरकरार रहेगा। If US and Pakistan become good friends, is it problematic? But they are good friends, right? We've seen that US has always taken Pakistan's side, but also India के साथ फिर Russia है। India के जो weapons आ रहे हैं वो Russia से आ रहे हैं। कौन सबसे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है इंडिया की राइट से? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। We're quite excited because RT, Russia Today as it was known back in the day, it has a very very different perspective जो अभी इंडियन मीडिया में नहीं है, ग्लोबल मीडिया में भी नहीं है, बट खास करके इंडियन मीडिया में वो एक ही हम पर्सपेक्टिव सुने जा रहे हैं, पेट्रोनाइज भी हुए जा रहे हैं फ्रॉम द वेस्टर्न मीडिया। वो जो वाइट मैन्स बर्डन जिसको बोलते हैं वो क्या है? वो बेसिकली वो सोच कि अगर आप वाइट हैं आपको सिविलाइज करना है, जिनको आपने कॉलोनाइज किया है और अनसिविलाइज लोगों को, तो वो सिविलाइजेशन अभी जर्नलिज्म के थ्रू भी हो रहा है वेस्टर्न मीडिया में। पता नहीं आपने वो आर्टिकल देखा नहीं हाल फिलहाल में, देयर वाज दिस आर्टिकल दैट द बीबीसी हैड डन दैट व्हाई आरंट जेन ज़ीज प्रोटेस्टिंग इन इंडिया। सो इतना एडिटोरियलाइज करना, जेनजीज को प्रोटेस्ट करना होगा इंडिया में तो वो कर लेंगे, बीबीसी को इसका निचोड़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। पर वो इसी तरह हमेशा वो एक लेंस होता है जिसमें वो आपको या इंडिया को, ग्लोबल साउथ को, खास करके इंडिया को उसकी जगह दिखाना चाहते हैं, यू नो। सो विथ आरटी, बिकॉज रशिया हैज़ ऑलवेज लुक्ड एट इंडिया एज एन इक्वल, they've been old trusted friends. So that lens of equality, that changes everything. क्यों ऐसा करती है वेस्टर्न मीडिया? वाई हमेशा हमें पुअर ही दिखाती है, क्योटिक ही दिखाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में ही बातें करते रहते हैं, एंड देन दे जस्ट ग्लोरीफाई दैट। अगर हम उनके जितना स्ट्रॉन्ग हो गए या वो बोलें कि हम इक्वल हैं, then it just sort of changes the dynamics, the global power dynamics, right? जो hegemony, western hegemony, हर स्फीयर में, economics, cultural, हर जगह जो वो monopoly चले जा रही है, they wanted to continue. और इसी वजह से इंडिया आज जब कोई भी फॉरेन पॉलिसी हो गया, किसी भी तरह की पॉलिसी में, अगर इंडिया फॉर एग्जांपल बात करता है कि हम डॉलर की जगह रुपी से ट्रेड करेंगे, उनको प्रॉब्लम होती है। क्यों करना? आप डॉलर को ही राइज होने दो ना, बिकॉज एज सून एज आप लोकल करेंसीज में ट्रेड करना शुरू करते हैं then it sort of challenges their dollar dominance in the global market. तो वो रीजंस ढूंढेंगे दिखाने के लिए क्यों ये फ्लॉप पॉलिसी है। So it's a lens. और जब वो दिखाते हैं ऐसे तो उनका क्या फ़ायदा होता है? What works for them?
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक्शन, डेटा, स्टेटिस्टिक्स, कंट्री, प्रूफ तो सामने है, राइट? क्योंकि देर आर फ्यू कंट्रीज जिनसे हम अभी छोटे, देर आर मैनी कंट्रीज जिनसे हम बहुत बड़े बन गए. तो जो छोटी है हमसे कंट्रीज, वो भी बिकॉज दे आर फ्रॉम द वेस्टर्न मीडिया, उनको आज भी मज़ा आ रहा है, वो इंडिया की आज भी प्रॉब्लम्स दिखाती हैं, आज भी दे शो अस पुअर. वाई? वी ऑल नो, द वर्ल्ड नोज दैट वी बिकम बिगर. हमारा कल्चरल डोमिनेंस ज़्यादा हो गया है, हमारा इकोनॉमिक डोमिनेंस ज़्यादा हो गया है, पोटेंशियल ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट्स हम ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं. देन जस्ट प्रूफ, तो उनको क्या मज़ा आ रहा है दिखाने में? लाइक वाई आर दे डूइंग दिस? मैं आपको बताती हूँ. आई हैव वर्कड बोथ फॉर अ रशियन global media outlet, also for a western one. क्या होता है कि ये एक mindset है, more than just BBC or a CNN being an institution. It's a mindset. तो आप कोई भी स्टोरी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें चाहिए. Now that is between the government of India and the farmers. Yeah. वो नाखुश हैं, जो भी है सब हो रहा है. लेकिन हमने ये देखा है कि जब कोई वेस्टर्न मीडिया वो स्टोरी कर रहा है अबाउट फार्मर्स, जब आप स्क्रिप्ट लिखने शुरू करते हो ना, तो आप एक पेंट करते हो पिक्चर. सो वो पिक्चर कैसे पेंट करते हैं? इंडिया where 27% of the population lives below the poverty line. I mean, usi kya zarurat hai? The story is not related to poverty. Poverty hai, bilkul hai. Nobody's denying that. We have problems. Farmer protest ho raha hai. Close to this is Gazipur, if you remember, this huge farmer protest. वहाँ पे एक बहुत बड़ा कचरादान है. So they would mention it. वहाँ पे कचरादान है, क्यों? मतलब वो स्टोरी से उसका क्या लेना देना है? So they like showing India its place because they feel better about it. And the fact is there are so many problems in their own backyard. वो highlight नहीं होते हैं कभी. अगर आप स्टोरी कर रहे हैं कि why aren't Gen Zs protesting in India, maybe you should do a story on why aren't Gen Zs protesting in the UK. वो स्टोरी कभी नहीं होगी. They just like, that's it. It's just about ego massage. It's just about their own feeling good. कि कुछ national, कुछ globally उनको help करता है इस बारे में. Ego massage for sure, but also geopolitically it works, right? How does it work? So it's all perception. आप अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपकी स्टोरीज जब लोगों के पास पहुंचते हैं तो वो क्या करता है? एक परसेप्शन बनाता है. RT को प्रोपेगेंडा चैनल कह के they've banned RT in the US and Europe, whatever. आप क्या कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं, I would say that's outright propaganda and of a different level. आप अपने convenience से करते हैं. जब आपको नहीं करना है तो आप बोलते हो आप बहुत पत्रकारिता कर रहे हो, but at the end of the day you have that baggage and you sort of stick to it. हाँ, नेपाल में राइट्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, बांग्लादेश में हुए, उनकी करंट गवर्नमेंट्स को हटा के दूसरी गवर्नमेंट्स आती है. किसका फायदा हो रहा है इस पे? So इज दिस द ऑपोजिशन? वो किसी एक दूसरी बड़ी कंट्री से मिलके उनकी पॉलिसीज और उनकी इन्वेस्टमेंट्स को सेव करने के लिए पैसे ज़्यादा बना. एट द एंड ऑफ द डे मनी एंड पावर इज एवरीथिंग. of course, right? तो उसके बेसिस पे तो who's getting benefited from it? Is it the opposition who's trying to do this, or is it just it's bigger leading government ने कुछ करा नहीं तो we are not trying to do something? What is it? So there are times जब आप कि आपके इंटरेस्ट होते हैं हर रीजन में. So if you're talking about South Asia, if you're talking about Bangladesh right now, there were several letters that were leaked later, confirmed, unconfirmed, वो सब हवा में रह जाता है. But there was enough evidence to say कि हाँ ये हमको ये पार्ट चाहिए था मिलिट्री बेस बनाने के लिए, शेख हसीना ने बनाने नहीं दिया. अब it didn't take them many weeks to throw her out of the country. और अब जो लीडर है वहाँ पर, now again these talks about possible military base, वो
surface हो रहा है. So it's a bigger game plan, and for sure India के neighborhood में हुआ है. It's not just the opposition in that country who's that powerful, जो you know एक इतने time से जो leader रहा है. And I'm not saying that Bangladesh में problems नहीं है. I mean I've traveled to Bangladesh several times, and seeing how the middle class there is it's just disappearing. या तो आप रिक्शा चला रहे हैं या आप मर्सिडीज में जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जस्ट वायलेंट तरीके से उनके सोल्यूशंस आ रहे हैं. एंड फिर जब रिजीम चेंज होता है, इतना वायलेंट वाला रिजीम चेंज, वहाँ पे फिर क्या होता है कि like for example in Bangladesh minorities were being attacked etc, right? लेकिन जब वहाँ पर BBC जाके रिपोर्ट कर रहा है, it's almost like a celebratory report, and they're getting people to say that कितना बढ़िया हो गया, कितना बढ़िया हो गया. The people who are crying there, जो radical elements से परेशान हैं, वो voices are not there in the Western press. So you know, one has to sort of see it in that perspective as well. So if I want to add two or two for people who are watching this, okay, India अगर XYZ country, वहाँ का मीडिया जो बहुत ही ज़्यादा जाना माना है, वो इंडिया के बारे में अगर ऐसा आर्टिकल लिखता है कि इंडिया में कितनी ख़राब चीज़ें चल रही हैं, इंडिया के लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे, कितनी गरीबी है, XYZ माइनॉरिटी मेजॉरिटी एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, ये सब ख़राब हो रहा है, एंड दे कीप टॉकिंग अबाउट इट, देन इट हेल्प्स देम इन 2 ways. वन इज़ कि ग्लोबली जो भी उनके एजेंडाज हैं वो पुश कर सकते हैं, एंड देन इंडिया को वो ट्विस्ट आर्म कर सकते हैं कि यार आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलेगी, ग्लोबल आपका नाम ख़राब है, सो वी डू सम काइंड ऑफ, it's just a negotiation tactic. They can negotiate better. And then second is वो country के अंदर ही unrest कर सकते हैं, so that then they can also use that as a leverage to get their work done. These are the two things that mostly it happens. Primarily, and then the perception, you know. It just helps. अगर आप इंडिया के लोगों को बार बार महसूस कराओगे कि आप छोटे हो, for them ना, that big American dream वो हमेशा बरकरार रहेगा. कौन सबसे ज़्यादा uncomfortable है इंडिया की राइस से? What do you think? It's a very interesting question. And I wouldn't have a simple answer for it. बहुत लोग जो Still, give me what's your sense? Give me 2-3 countries. जिनकी hegemony रही है, you know, like, and you know, again, like, let me just attribute this to somebody. ये मैं नहीं बोल रही हूँ. बहुत बार, for example, जब इंडिया ब्रिक्स SCO जैसे ब्लॉक्स के साथ जुड़ता है, which is like India, a block which is like Russia-China led bloc. US says that you know, your concepts under your bloc are rubbing us the wrong way. अभी आप देखो ना, I was there in Tianjin during the SCO summit when Mr. Modi had traveled, and there were these beautiful pictures coming out of Modi and Putin, but also Xi, you know, so this Modi Putin, you know, there's always brilliant warm pictures, but also this trio, you know, India, Russia, China coming together. वो पिक्चर्स जब आ रही थी और आप स्टेट डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट सुन रहे थे, they were having a complete meltdown, you know. So I mean, to the extent that they went on to say that Modi is a great leader, blah blah, but why is he, you know, going in bed with Russia and China? Like, what? You know, such unparliamentary language. जब आप इतने desperate हो जाते हो और आप कुछ कर नहीं पाते, तो आप यही सब बोलते हैं. तो क्यों प्रॉब्लम हो रही? हम तीनों अगर साथ में आ गए तो what will happen? I mean, that's a huge power shift, right? आप देखिए, हर चीज़ में अगर किसी कंट्री को लोन लेना है, ये लेना है, आप लोन देते हैं, और फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक या जो भी, और फिर एक बार लोन दे दिया, फिर आप उनको अपने टर्म्स पे नचवाने की कोशिश करते हैं. अब ब्रिक्स फॉर एग्जांपल, वो खुद के बैंक्स की बात कर रहे हैं, multilateral institutions. So, and multipolarity is something that India has spoken about, Russia has spoken about, बार बार. अच्छी बात है ना मल्टीपोलैरिटी, लेकिन
वो अगर हो गया तो फिर हाउ विल द Dominance हेजेमनी कैसे हो? स्टे? हाँ, डोमिनेंस कैसे रहेगा? डू यू थिंक यूएस का जो ग्लोबल डोमिनेंस है वो लूज हो रहा है? For sure, 100%. And What are these signs? Why do you say for sure? एकदम light bulb. आप देखिए ना, सबसे पहले तो अब डी-डॉलराइजेशन जो शुरुआत हो गई है, एंड इंडिया ने बहुत क्लियरली बोला हमको डी-डॉलराइजेशन नहीं करना है, हमको अपने नेशनल करेंसीज में काम करना है, हमको अपने तरीके से अपना वो काम करना है. लेकिन आप देखिए, फर्स्टली आप इकोनॉमिकली वो जगह नहीं बची है. इंडिया में हमेशा से ये परसेप्शन रहा है कि अमेरिका जाना है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट अमेरिकन ड्रीम. Yeah. वो भी अकॉर्डिंग टू मी टूट रहा है. व्हाई? बिकॉज आप देखिए, when Indian students now are going and studying there, कितने reports आ रहे? One Indian got killed, one second Indian student got killed, third Indian student got killed. The place has become so unsafe. There's so much gun violence. All of that is a reality. So forget, I mean, we cannot deny the fact that economically they're far superior to us and to several other countries in the world, right? They're very, very strong. Lekin in terms of how the life there is, how you're living there, is it the American dream that Is it not? I think it's changing. अगर आप वहाँ जा रहे हैं, आप के साथ रेसिज्म हो रहा है, आप मर रहे हैं, आप like for example the policies also now, Trump, H1 वीजा, एक दिन एक चीज़ बोलते हैं, दूसरे दिन दूसरा चीज़ बोलते हैं. India is a very nice country in that sense. तो हम अपने कंट्री को ही और बिल्ड कर लेते हैं. But what are America's problems? What do you think अभी? From what I read, from what I see, आप मुझे एक बात बताओ, अगर इंडिया में इतना रैम्पेंट गन वायलेंस होता, फॉर एग्जाम्पल, द काइंड ऑफ स्टोरीज, अच्छा वो छोड़ो, एक अमेरिकन स्टूडेंट इंडिया में मर जाता बाय चांस, क्या होता? द काइंड ऑफ एस्केलेशन वी वुड हैव सीन बाय द प्रेस, diplomatically, everything. Why? Because अभी भी उनके लिए American lives are more important than Indian lives or whatever, some other lives. But उसके लिए तो हम भी जिम्मेदार हैं. We need to make ourselves more important. We need to say, भाई आप अच्छी बात है, आप इतने important हैं, but हम भी उतने ही important हैं. And to be able to say no to racism. अभी बहुत pushback भी आ रहा है. But it's baffling that India, अगर हमारे पास लोग आते हैं बाहर से, अतिथि देवो भवन, हम we give all our effort to make sure that they are comfortable. Indians अभी भी बाहर जाते हैं. There's all sorts of racism everywhere, which you wouldn't find in Russia, for example. And I'm not saying that because I work for Russia or a Russian channel. It's just a fact. So you think gun violence is a major thing? Mm-hmm. Ideology fights internally, that's another thing. But आपको तो वहाँ पे reproductive rights भी नहीं है. women के लिए क्या है? आपको अबॉर्शन नहीं करा सकते. आप इतने पिछड़े हुए हैं, and yet you try and say that आप पूरी दुनिया को सिखाएंगे what is the way to go forward. That's ridiculous. I mean, I'm saying that US में अभी तक कोई लीडर रहा है जो वुमन लीडर रही है? नहीं. इंडिया में शुरुआत से. और आप फिर इंडिया में ही आके इंडिया के बारे में वही आर्टिकल्स लिखते हो कि किस तरह इंडिया में औरतों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है. ऑफ कोर्स हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया में औरतें एकदम सेफ है. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव, बट आप अपनी ये प्रॉब्लम्स के बारे में बात तो करो ना. दैट्स the most like irritating, that hypocrisy at its best by the West, their political system, their press,
is quite absurd. Why do you think कि आज तक उनके पास कोई फीमेल लीडर नहीं है? क्योंकि वो क्लियरली इतने एडवांस्ड नहीं है जितना वो प्रिटेंड करते हैं होने के लिए. यू नो, आप देखिए कि हम फेमिनिज्म की बात करते हैं और एक तरह से हम फेमिनिज्म हम बोलते हैं हम वहाँ से सीख रहे हैं, बट डू वी रियली नीड टू यू नो, वहाँ से तो नहीं. और क्या लगता है कहाँ पे उनकी हिपोक्रेसी लगती है आपको? What are the areas of hypocrisy? Let's say we spoke about gender. So of course, gender again is a very sort of like because you're saying a lot of issues which they have, they don't talk about, and they don't let the world talk about it either. बाहर ही नहीं आती वो बातें, right? And जो बात करते हैं उनको बैन कर देते हैं. Is that so? and the funny thing is that Russia today, they were not even going in the West and criticizing them. अभी उस लेवल पे तो आने दो, आप तो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं देने दे रहे. रशिया टुडे RT का एक सब्सिडरी था, RT US, that got wiped out because it was giving like a, you know, specific narrative of the world, of Russia, of things, and which is contrary to how and what you read in the Western press. What's interesting is that Vladimir Putin, he's like continuously doing interviews, and he did this like really long interview with the Western press, a very interesting interview, very sharp points. And I'm like कि कोई बेचारा देख पाएगा वहाँ पे, उनको तो you know like it's an information blockade for me. You're just living in this bubble where you only hear like one point of view, and that becomes the truth then. I agree. What else are they blocking? Which do you feel the world should know उनके बारे में? It's just see how they covered the Gaza genocide, you know. Was that fair journalism? No, it wasn't. What was wrong? आप अगर जेनोसाइड को जेनोसाइड नहीं बुला सकते, अगर आप बच्चे मर रहे हैं, छोटे babies dying, children dying, if you cannot call out the Netanyahu government for that or him for that, then where is your fair, balanced journalism? That there isn't. Each time, you know that there's this coverage of this conflict. You go back to October 7th and you said Hamas did this, Hamas did this, Hamas did this. Was it wrong what they did? Of course, but nobody is bothering to get into the history, you know. और वैसे तो वो पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज़ का निकाल लेंगे. But it's specific because it's also geopolitics, right? आपकी कंट्री किस कंट्री के साथ दोस्त है, आपकी कंट्री किस कंट्री के साथ दोस्त नहीं है, आपकी कंट्री को किस कंट्री से पैसा मिलता है, आपकी कंट्री को किस कंट्री से पैसा नहीं मिलता. And people have become smart, you know. They can see those things and they have called out the Western press for their hypocrisy, or be it BBC or CNN. So that whole facade of we're the god of journalism, it's kind of breaking. And also for them to come into India and say कि हम आपको journalism सिखाते हैं. Indian media has a lot of problems. I'm not saying it's perfect. Lots of problems. But we don't need a BBC to teach. If US and Pakistan become good friends, is it problematic? But they are good friends, right? They are good हमारे लिए friends. क्या प्रॉब्लम होगी अगर और फ्रेंडशिप इनकी डीपन होगी तो? You know, I think India के neighborhood में अभी बहुत सारे problems हैं. We have a Pakistan, we have a Bangladesh. Look what happened in Nepal. So it's been a very sort of like chaotic neighborhood for India. But US और Pakistan already close थे, and we've seen that US has always taken Pakistan's side. But also it's interesting क्योंकि इंडिया के साथ फिर रशिया है. इंडिया के जो वेपन्स आ रहे हैं
वो रशिया से आ रहे हैं. Like the S-400, for example, that India used during Operation Sindoor, that really helped India. India was very sort of vocal about it. और अब दूसरा irritant ये है, जब से ट्रम्प वापस आया है, the Modi government for the last decade or so has de-hyphenated India and Pakistan. बहुत टाइम लगा, वरना क्या होता था, each time there's a world leader जो इंडिया विजिट कर रहा है या पाकिस्तान विजिट कर रहा है, they would do it like in one trip. सुबह इंडिया, शाम को पाकिस्तान, या एक दिन इंडिया अगले दिन पाकिस्तान, फिर वो वापस चले गए अपने घर. इंडिया ने वो डी-हाइफनेट किया. नाउ एवरीवेयर व्हेन ट्रम्प इज टॉकिंग, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान. there's this Sharif उसके पीछे, he's like Modi and Sharif should shake hands. ये वो अभी all of these guys have not met each other on a platform where everybody was present, but so Trump is trying to do that, which is never going to happen, right? But yeah, India's kept its cool. Back channels, talks, trade deals, सब करे जा रहे. India सुने जा रहा है, ignore करे जा रहा है. Because that's the smart way to be. क्या होगा हमारे साथ अगर उनकी और relationship strengthen हो गई तो? Is it bad for us? The very fact that the Kashmir conflict is a persistent one, that ceasefire that happened early this year is a very fragile one. Of course, Kashmir in the last several years, there was a sense of normalcy जो वहाँ पे वापस आई after 370 was gone and all of that. लेकिन जब वो पीस एक बार हिल जाता है तो फिर उसको वापस आने में टाइम लगता है. एंड फॉर इंडिया, अगर उसके बैकयार्ड में क्लियरली देयर इज समवन जो इंडिया को हर्ट कर रहा है, उसको चोट पहुंचा रहा है, if you fund them with more weapons, for example, India will not take very well to that. But India is smart, unlike the West. India doesn't tell any country in the world कि आपको क्या करना चाहिए और आपको किसके साथ relationship रखनी चाहिए. India will sit back and see and draw out a plan, chalk out a plan. Compare BRICS and G7. So BRICS versus G7. Tell me. So BRICS, it represents about like 40% of the world's population. It has economies that are the fastest growing economies in the world. So इसी वजह से आप ये भी नोट करेंगे, this was in Kazan last year when the BRICS summit was happening. Again, I was there for this summit. We were covering it because सारे world leaders आए हुए हैं. There are important discussions both at one-to-one level, which is bilaterals, and also multilateral discussions that are happening. लेकिन वेस्टर्न मीडिया में एक चुप्पी छाई हुई है, कवर ही नहीं कर रहे हैं. कर भी रहे हैं तो इट्स लाइक पूरे वेबसाइट पे लास्ट स्टोरी वो दिख रही है, पूरे न्यूज़पेपर में लास्ट स्टोरी दिख रही है, वो भी नहीं दिख रही है. क्यों? क्योंकि पसंद नहीं आ रहा ना. और वही अगर G7 हो रहा है, उसमें कुछ हो भी नहीं रहा है. So that's the top story. If that's not propaganda, then what is? Fair. But tell me what timeline do you see कि BRICS will overpower G7? I think it already has. It already is doing that. But in terms of media narrative also. So that's what अभी वो जो Western publication है, they are trying to avoid it as much as possible. जब भी इन countries के leaders, India, Russia, China, the global south as well, वो जब मिलते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. चाहे मन में पता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप बोलोगे वो इम्पोर्टेंट है तो देन आप उस तरफ के लोगों का भी परसेप्शन चेंज कर रहे हैं. इनफैक्ट आई फील क्वाइट बैड, आई फील वेरी सैड फॉर सम ऑफ दीज पीपल इन द US, in Europe for example, who are not able to watch different perspective on news. RT for example, banning RT
in your country. Like, how the hell does that make any sense? एक न्यूज़ चैनल है ना, क्या मतलब क्या कर रहा है? Why would you ban a news channel? Because वो दूसरा पर्सपेक्टिव दिखा रहा है. Why? वो अनकंफर्टेबल करता है ना आपको, क्योंकि आप एक तरह की न्यूज़ देना चाहते हो और चाहते हो आपके लोग उसी तरह के न्यूज़ देखें. पहले आरटी को बैन किया, बहुत सारी कंट्री से बैन कर दिया, बहुत सारी कंट्रीज में बैन कर दिया है. सो इन यूएस इन सेवरल पार्ट्स ऑफ यूरोप, बट लेट मी टेल यू दैट अ लॉट ऑफ पीपल through VPN, etc. They're telling me in like a lot of parts, they're trying to watch what RT is saying. Because also what happens is when you're trying to ban something, it leads to more curiosity, right? Like, imagine if they're banning you, what are they trying to say? And then आप बोलते हो इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि प्रोपेगेंडा चैनल है, रशिया ने वॉर कर दिया है. अभी हाँ वॉर कर दिया है, लेकिन वॉर के भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो वो परसेप्शन आप सुनने दो ना. आप अगर देखोगे तो जब वॉर शुरू हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर, उससे पहले ऑल ऑफ द वेस्टर्न मीडिया यूक्रेन को मोस्ट करप्ट कंट्री, ये वो ज़ेलेंस्की के पीछे पड़े रहते थे. Soon as the war started, Zelensky became like holier than thou, and Ukraine became the victim. And in many ways, if there is a war going on, there are victims, and there are victims on both sides. I'm not saying that a war should be supported, but अगर आप देखें तो जब वॉर शुरू हुई थी, there are enough reports indicating कि पहले हफ्ते में वॉर के नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए रेडी हो गए थे मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर ज़ेलेंस्की. सॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन होने नहीं देंगे ना, क्योंकि अगर आप वो सॉर्ट आउट होने देंगे तो आप वेपन्स कैसे बेचेंगे, आप वॉर को प्रोलॉन्ग कैसे करेंगे. तो वो वॉर अब प्रोलॉन्ग होते ही जा रहा है. एंड उसका कवरेज अगर आप रशिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, डोनेट्स्क रीजन, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्यों हो रहा है, पर वो दिखाई नहीं देता, सो. बट व्हाई इज इट लाइक कुछ चैनल्स हैं जो बहुत बायस्ड हैं ग्लोबली वेस्टर्न मीडिया के, उन्हें एकदम गॉस्पेल ट्रूथ जैसा देखा जाता है, एंड देन चैनल्स लाइक दीज, लेट्स से आरटी, उन्हें बैन कर दिया जाता है. तो जब आई हैव सीन बहुत सारे चैनल्स, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे बायस्ड होते हैं. मे बी उनकी कोर फिलॉसफी ऐसी रहती है, मे बी उनकी फंडिंग कहीं से आती है, मे बी इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग. आई डोंट नो फॉर XYZ रीजन. बहुत ही कम होते हैं जो बहुत न्यूट्रल होते हैं. मेजॉरिटी दे आर बायस्ड, विच इज़ ठीक है, टू ईच देयर ओन, बट हर पर्सपेक्टिव तो वेलकम होना चाहिए ना. ठीक है, बायस भी पर्सपेक्टिव, मुझे इस वाले का भी देखना है, मुझे इसका भी देखना है, मुझे इसका भी देखना है. आई वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. And let people decide ना. Like I want to decide, I want to see everybody. It's fun to watch and understand every perspective. Exactly. और फिर you can make up your own mind. Exactly. But क्यों ऐसा होता है कि उन लोगों के biased opinions पूरे वर्ल्ड में छा जाते हैं और एकदम truth whatever they say versus RT is bad. But I think वो पर्दा अभी थोड़ा हट रहा है. शुरू में जब RT को बैन किया था, and let me tell you राज, सिर्फ बैन नहीं किया RT को, पहले बैन कर दिया, and then RT was expanding eastwards, for example, in India, particularly, big demography, important data. और जब यहाँ पे भरना शुरू हुआ तो they came up, the State Department, they came up with this logic कि RT को हम सिर्फ बैन नहीं करेंगे, एक स्टेप फर्दर करते हैं. एक फॉरेन मिशंस एक्ट होती है, तो उस फॉरेन मिशंस एक्ट को हम उसमें RT को लगाते हैं, द एक्ट RT पे लगाते हैं. और उससे क्या होता है, उससे बेसिकली दे आर एबल टू ट्रैक all the RT journalists. They're not only able to track them, but their property, etc., which I would say is violation of not just like freedom of speech, but also like privacy. And आप वो क्यों कर रहे हैं, लॉजिक सुनिए. So the State Department says that RT एक सिर्फ स्टेट ब्रॉडकास्टर नहीं है रशिया का, मॉस्को का. RT अलग अलग देश में जाके क्राउड सोर्सिंग कर रहा है
पैसे बना रहा है जिससे वो थोड़े बहुत वेपन्स खरीद के वॉर में यूज़ करेंगे. आई मीन रियली रशिया को आरटी को एक न्यूज़ चैनल को क्राउड सोर्सिंग कराने की ज़रूरत है कि आप जाके वेपन्स लाइक लॉजिक थोड़ा होना चाहिए. सो बाय दैट यार्डस्टिक, बाय दैट फॉरेन मिशंस एक्ट, जो आरटी जर्नलिस्ट हैं वो by all means foreign agents बन जाते हैं. So stereotype that image also of a Russian journalist, it's insanity, you know. It's who weird. decides this? ये ऐसा नैरेटिव बनाएंगे यही ट्रूथ होगा. Who decides this truth? Is it गवर्नमेंट्स प्लान करती है, बिलियनर्स प्लान करते हैं, कि वेपन मैन्युफैक्चरर्स प्लान करते हैं? लाइक हु आर दीज पावरफुल पीपल हु डिसाइड्स द ट्रूथ कि ये वाली चीज़ है, ये इस बारे में चलाएंगे? You know, very very good question. I wish I had an answer to that, but it's collective, I believe. और क्योंकि आप जो भी कह लें, मीडिया इज़ पावरफुल, और अगर आप मीडिया को किसी भी वे में कंट्रोल कर पाएँ तो आपका कौन करता है? What do you think? अभी तो स्टेट डिपार्टमेंट खुला बोल रहा है ना, हमें नहीं चाहिए आरटी क्योंकि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं. एंड दे डोंट स्टॉप देयर, दे गो टू अदर कंट्रीज. सो देयर वर इनफ रिपोर्ट्स, लोकल मीडिया सजेस्टिंग दैट आरटी इंडियन गवर्नमेंट के पास, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के पास आया और उनको बोलता कि देखिए आप आरटी के जर्नलिस्ट का एक्रेडिटेशन रिवोक कर दीजिए क्योंकि ये तो फॉरेन एजेंट्स हैं और ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं. ऑब्वियसली द इंडियन गवर्नमेंट शॉट देम डाउन. इंडिया हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद रशिया एंड इंडिया बिलीव्स कि लोग डिसाइड कर लेंगे ना कौन सा परसेप्शन किसको सुनना है. I think India's had enough with the Western media. So RT, when it comes with a different perspective, I think that's very, very welcomed by the viewers. But do you feel कि हर media, because you said it's a powerful tool, and हर country में हर किसी का अपना एक media है. Do you think हर country का media is somewhat propaganda? Sure. Like it's a tool for every country to power. Like okay, let's say I don't know, RT for Russia, India के लिए कोई और होगा, West के लिए कोई और होगा, BBC for. Sure, because you know propaganda just sounds like a very heavy word, right? But perception building क्या होता है? Propaganda ही होता है ना? And media क्या करता है? Perception build करता है. So whether it's the BBC or you know whatever media in whatever country, they are trying to tell their story. RT को propaganda कह के बैन करके आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो. But let me tell you the insider's view as a journalist. ठीक है. मैं पिछले साल कज़ान में थी, रशिया ब्रिक्स के दौरान, and now RT is banned in like whatever Europe and in US. लेकिन almost ये western part में, लेकिन जो western journalist हैं वो पुतिन के press conference के लिए all of them are there, and not only are they there, they're welcomed there, you know. So I remember we were you know we were waiting. I was amongst the other journalists who were waiting for Putin's press conference after the summit got over, a very important press conference. And I was just looking at just how many Westerners are there, and nobody's scanning them. You know, nobody's saying that आप हमारे journalists को वहाँ पे नहीं जाने देते, तो आप यहाँ पे मत आइए. Anyway, Putin is like known to be quite interestingly notorious for being late for all of the press conference, etc. वो वेट कर रहे हैं अभी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो गया, but they just want to go and ask Putin a question. So not only are they waiting, they are allowed inside and they are allowed to ask the question. They are picking them to ask the question. They're asking nasty questions, but Putin is answering them. You know, he's answering them with a lot of suave. And for me, when I sit there and I look at this scenario, कौन है जो freedom of speech को choke कर रहा है? You know,
कौन है जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है? It's so very obvious. And these journalists have been there in Moscow and in Russia for many years. रहते हैं, खुशी से रहते हैं. Is freedom of speech आज के world में genuinely a thing? It is. And I'm so glad it is. Really? हर country का थोड़ा एक filter, एक limit है which you can't cross. No matter which country you belong to, हर किसी की अपनी लिमिट है और अपना ही एक लाइन है. इंडिया की अपनी एक लाइन है, यूएस की अपनी एक लाइन है, और रशिया की हम श्योर होगी. Are you talking about like the local media and I'm talking about everything. As a media, as an independent or as an organization, is there freedom of It is. If you're saying that the governments are trying to control the... I don't know who is trying to control. Maybe someone with money, someone who's a billionaire, or someone who is having some vested interest in governments. I mean, I would agree with you to a certain extent, क्योंकि पिछले कुछ सालों में I have seen the downfall, freedom of speech को लेकर, but it picks up. वो होता है जब when emotions are very, very charged. Have I felt that pressure? Sometimes, but it's a lot of self-censorship as well. तो अपने लेवल पे ही आप सोच लेते हैं, ये हो सकता है किसी को पसंद ना आए तो हम यहाँ पे नहीं जाते. Then there are many who are going there and nothing is happening. वो जाते हैं, वो स्टोरी करके आ जाते हैं. In fact, I would say that अगर आप वर्ल्ड मीडिया की बात करोगे, जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कॉन्फ्लिक्ट है गाज़ा में, we can call it a conflict or a war or a genocide if you may, तो आप उसको जिस तरह से कवर करते हैं और आप जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर को कवर करते हैं, तो वो बहुत ही ट्वीक्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच है. और क्लियरली दिख रहा है कि बहुत प्रेशर है मीडिया पे. there's enough pressure for them to do that kind of reportage that they're doing. I don't know इंडिया में कितने लोगों ने देखा है, but RT's coverage of that conflict has been terrific. They've geopolitically RT का उस region में it's been no fair. What I want to understand is you must be having some line that you wouldn't cross. Like, let's say, can you honestly question a government? Maybe you can question some governments जो RT या रशिया के थोड़े opposite side पे आती है, who don't like Russia. So you can question them. But जो उनके friends है, can you question them? Can you question your own government? Like a lot of Indian media houses, they say, and you meet them offline, you would know them. वो बोलते हैं कि वो नहीं क्वेश्चन कर सकते. लॉट ऑफ अमेरिकन मीडिया सेज द सेम थिंग, वो नहीं क्वेश्चन कर सकते. हर कंट्री की एक लाइन होती है. डू यू थिंक यू हैव दैट लाइन एज वेल? आई वुडंट इंसल्ट anyone. Question. Insult कोई नहीं करता, सबको क्वेश्चन करना. Question I would. Would I sometimes think twice about doing it? Yes. It's a fact. Because अभी के जो हालात हैं उसमें बहुत एक तो मीडिया बहुत बायस हो गई है. आई एम ऑल फॉर बीइंग ओपिनियनेटेड, लेकिन बायस हो गई है. जब आप इतने बायस हो जाते हैं ना, आई डोंट थिंक इट्स, जो मेरा परसेप्शन है, आई डोंट थिंक वो ऊपर से आ रहा है कि आप क्वेश्चन मत कीजिए, आप लाइन ड्रॉ कीजिए. जर्नलिस्ट खुद ही करे जा रहे हैं टू इम्प्रेस who they think could be their masters. So that's the problem. If they drop that inhibition, it's fine. In fact, I can tell you, I mean, I speak to diplomats, government officials, ministries. I know अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट निकाल रही है ना, तो वो भी सुनना चाहेंगी मीडिया से कि क्या परेशानी है. अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो दो बुराई भी कीजिए, बताइए कि क्या
what is the problem with the policy? In fact, I can also tell you, there are some journalists India में जो कि इतना प्रेज करते जा रहे हैं गवर्नमेंट को, वाह वाह वाह, हर चीज़ के लिए वाह वाह वाह. आई वाज सिटिंग विद अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, हमारे सामने टीवी चल रहा था, जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं लूँगी ऑफ कोर्स, वो गवर्नमेंट की भड़ाई और वाह 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 वाह, एंड दिस ऑफिशियल मेरे सामने सिर पकड़ के, किस काम का है ये, मतलब इसको कौन यकीन करेगा इसको, so they want to also be criticized. Journalists need to be journalists. I think they've forgotten how to be journalists. They just think that it's to survive you have to impress, but not really. You were saying perception painting, ना? हर कोई अपना अपना perception painting करता है, and you said, I asked you कि हर country का एक propaganda tool होता है, and you beautifully termed it as perception building. I want to understand perception मुझे build करो of Russia, India, all of these things from your lens. इतने सालों से friendship है, and ये कोई deny नहीं कर सकता, Russia has been a true friend to India. Right? सालों से they've been supporting us. What's the foundation of it? And that friendship, now what you've been seeing for the last several years, a decade or a little more, has been Modi Putin. But the friendship between India and Russia has been beyond beyond Modi Putin, right? And that friendship has been built over trust. जब इंडिया का साथ किसी ने नहीं दिया, तो इंडिया का साथ सोवियत यूनियन ने दिया, erstwhile सोवियत यूनियन. और इंडिया वो कभी भूला नहीं है. अगर आप डिफेंस की बात करते हैं, द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर फॉर इंडिया, इट रिमेन्स रशिया. आई थिंक इस जनरेशन का, you're a Gen Z, Raj, so let me put it that way. पिछला जनरेशन में वो सोवियत यूनियन, वो वहाँ की किताबें पढ़ना, वो लिटरेचर वहाँ का, पुष्किन, वो सब बहुत प्रेवलेंट था. वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन हुआ, वो कम हुआ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. वो कम हुआ, बट आई फील दैट आज के जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, एंड जिस तरह द वॉर इन यूक्रेन स्टार्टेड एंड रशिया पे सैंक्शंस लगे, बैक देन दिस इज several years ago, when India pressed the panic button saying that Pakistan हम पे हमला कर रहा है, we need help. सबसे हेल्प मांगी इंडिया ने, सोवियत यूनियन आके खड़ा हुआ. इस बार जब रशिया पे सैंक्शंस लग गए, सब हो गया, the Indian government was very nonchalant. They said, हम यूनिलैटरल सैंक्शंस को नहीं मानते, हमें ऑयल खरीदना है तो हम ऑयल खरीदेंगे, हमें डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना है तो हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे. whether the foreign minister Dr. S. Jaishankar, the oil minister Hardeep Singh Puri, they've been so sharp about it. They've given it back to with facts, with figures. हमको जो करना है हमको आप करने दीजिए, and we'll do it. So that also, that phase, I for me, I see it as a revival of the Russia-India friendship. आप देखेंगे कि Modi, he went to Russia at least 2 times in the last 1 year. एक बार जब मोदी जी की विजिट थी, तो DC में there was this gathering ज़ेलेंस्की के साथ, सारे लोग वेस्टर्न लीडर्स खड़े हुए थे, for a summit, and they were basically trying to give out this message that Russia is isolated. We're standing with Zelensky, and the world is supporting Ukraine. Who is standing with Putin? Mr. Modi. Standing with him shoulder to shoulder, talking about procuring more defense, talking about buying more oil. That message has been very, very strong, and it's in a sense become a revival of the India-Russia friendship. And now RT coming to India in a big way. In fact, we're calling it a new voice from an old friend.
you know, this is a voice जो कि अभी नहीं हो रही है इंडिया में, वो आ रही है, एक पुराने दोस्ती से वो आ रही है. Does that mean हम यहाँ पे आके we will just like do, oh India is so great, India is so... No, we will do stories as you're supposed to do. अगर कोई खराबी है तो वो होगी, लेकिन वो आप हमेशा पेट्रनाइज के नज़र से, वो पेट्रनाइज के उससे नहीं देखेंगे. You know, you would look at India as an equal. तो वो पूरा गेम बदल देती है चीज़. But what is the foundation? Start कैसे हुआ? क्यों support कर रहा है रशिया इंडिया को? And then now India is supporting them as well. Like what is the basis? You can say it was geopolitical. शुरू में US पाकिस्तान को support कर रहा था. Soviet Union supported India. लेकिन beyond geopolitics, that people to people connect is also very real. जैसे I keep traveling to Moscow every few months. मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं इंडिया में नहीं हूँ. मैं Really? I mean infrastructure, yes, but the people, they're like Indians, you know. How do Russians see Indians? As equals. They're so interested in the Indian culture. They are so interested in Hinduism. They're so interested in you know, just different facets of the fabric of India. Or they want to know more, you know. तो वो जो मिस हो गया है, वो जो थोड़ा टाइम लॉस था, they want to sort of understand India. मुझे एक और चीज़ लगती है कि दोनों इंडिया और रशिया इंटाइटल्ड नहीं है. इंडिया ने गरीबी देखी है. इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड. द ब्रिटिश लेफ्ट अस सम 76 years ago इन एशेस. कुछ भी नहीं छोड़ा था, सब कुछ निचोड़ के सोना के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी लेके चले गए. सोवियत यूनियन हेल्प्ड इंडिया बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, चाहे वो स्टील हो, you know, कुछ भी मदद हो. तो जब इंडिया एकदम गरीब भूखा छोड़ दिया, अगेन रशिया ने हेल्प किया. तो वो चीज़ें ना, वो जेनरेशनली चाहे आपको पता भी ना हो, पर वो रह जाती है कहीं ना कहीं कनेक्ट. फिर दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि जब आपने गरीबी देखी हो, लाइक व्हेन सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड फॉर एग्जांपल, देयर वाज सो मच स्टारवेशन वहाँ पर बैक इन द डे इन रशिया. देन आपको खाना लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता था. आपको इतने बड़े लाइन में लग के 1 घंटे बाद आपको एक ब्रेड मिलेगी. नाउ व्हेन आई गो टू रशिया, आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड you know, grandmoms and granddads from the Soviet era, just to sort of like ask what their struggles would have been. And it was a deeply traumatic time for them, you know. जब खाना नहीं होता ना, तो आपका and जब तक आपने वो देखा नहीं होता, महसूस नहीं किया, you can't understand that. इंडिया के साथ सेम था, बहुत गरीबी थी. तो जब आप उस स्ट्रगल से निकलते हैं और फिर उससे बड़े होते हैं ना, तो वो अलग रह जाता है. बट जब आपके पास सब कुछ होता है और जब आप छीन भी लेते हैं दूसरे से सब कुछ, तो आपको मजा आता है कि उसको नीचे ही रखो. And how do Russians perceive Putin as of now? So, पहले मैं बताती हूँ how I perceive Putin, and then I'll tell you how Russians perceive Putin. For me, Putin is a very astute leader, a very astute statesman. Explain. So, again, Western media would paint Putin as this dictator, you know, कि वो हुकूमत चलाता है, वो बताता है क्या होना है, कैसा होना है. आप रशिया में ये नहीं कर सकते हो, आप रशिया में वो नहीं कर सकते हो. हाँ, कुछ चीज़ें हैं आप नहीं कर सकते हो. But on the global stage, Putin brings about democracy, because if Russia was not led by a strong leader like Vladimir Putin, और अगर कोई वीक लीडर होता, यूएस कुछ बोल रहा होता हाँ जी हम आपकी बात सुन लेते, आप जैसा बोलो हम कर लेंगे, तो ग्लोबल स्टेज पे वही मोनोपोली वेस्ट की चले जा रही है. बट ही रेजिस्ट्स. He is a man who will do what he wants to do.
तो वो ग्लोबल स्टेज पे वो डेमोक्रेसी को लेके आ रहे हैं, वो इक्वालिटी को लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं एक वर्ल्ड जहाँ पे मल्टीपोलैरिटी है. सिर्फ एक नैरेटिव नहीं चलेगा, सिर्फ एक डॉलर नहीं चलेगा, रुपी भी चलेगा, रूबल भी चलेगा. ऑफ कोर्स उससे प्रॉब्लम होती है. So I think Putin is very, very smart, astute. How do Russians perceive Putin? In all of the gatherings where I've gone, where Putin comes, the kind of welcome he gets, Putin wait, like I told you, wait कराते हैं आपको. हाँ, आप वेट करते हैं और बिना किसी शिकायत के वेट करते हैं. 1 घंटा 2 घंटा. क्यों? Mind game, power game. You can call it whatever you want, but I mean, I think there was this very famous story that Putin also made the Queen wait once. So he doesn't care. He doesn't, and it's fine. Why does he do so? Power game. I wouldn't know. It's like you wait for me, so you should know I'm important. Something like that? I think he's beyond that. The moment he comes, people are standing. They're giving him a standing ovation. They are clapping, and the energy in that space it changes. The way he walks in, the way he addresses the public, and then after a while, people just like start clapping like a little too much. कि वो बोलता कि भाई बस कर दो, मुझे खत्म बोलने दो. So he's an enigma. He's a. But is it fear or respect? It's respect. Because अगर कैसे? क्यों नहीं, मतलब डरते नहीं है लोग बहुत ज़्यादा कि चलो ठीक है ये आ रहे हैं तो फिर क्योंकि इतने सालों से है तो probably some people have also accepted यही रहेंगे. बहुत सालों से हैं for sure, and बहुत सालों तक रहेंगे. That's what one can imagine. लेकिन उन्होंने रशिया के लिए जो किया है वो काफ़ी किया है. So people are also thankful for that. If you go to Moscow today, and I've traveled a lot in European countries and a lot of beautiful European cities, I think Moscow is stunning. And it's so much more cleaner than like so many other parts of the world. And it's got so much mystery to it, क्योंकि नहीं जाते वहाँ पे उतने लोग जितने I don't know पेरिस जाते हैं. वहाँ पे जाके उनके पैसे भी छिन जाते हैं, बगलरी भी हो जाती है, लूट भी हो जाती है. But Russia has really risen in that sense. और जो pushback भी किया है, like for Russia it's important to be they're nationalists, So they like him. Love him. They love him. Are they too dependent on him? Russia is too dependent on Putin. Like what after him? Yeah, so that's a very, very good question. And I asked that question to somebody when I was in Russia the last time. And the answer that I got and the answer that I will give you now is that good leaders, they never reveal their cards. So I'm pretty sure that he has a plan what after him, because he loves Russia and he will not leave Russia in just any random hands. I'm sure he's got a plan sorted out, but we would never know that plan till we have to know that plan. How strong is Russia today after 2 years of global sanctions? It's very interesting. जब आप रशिया जाते हो और स्पेशली वॉर के बाद लोगों का परसेप्शन होता है कि वॉर ने सब कुछ इधर उधर कर दिया होगा. The war would have sort of disrupted not just the economy but the very fabric of how people are sort of living there. लेकिन क्या हुआ है sanctions के बाद? बहुत सारे जो say for example McDonald's, this, that, they pulled out. So a lot of companies pulled out. लेकिन जो infrastructure है, and I'm giving you a very vague, very loosely I'm giving you an example of McDonald's. But infrastructure McDonald's का तो छोड़ गए, वो लोग चले गए.
मैकडोनल्ड्स चल रहा है, सेम बर्गर्स बन रहे हैं वहाँ पे, मैकडोनल्ड्स का नाम कुछ और हो गया है, बट द money is now staying within Russia. There's no money which is going back to the McDonald's guys. Russians. अच्छा, रशिया में किसी ने उठा लिया उसको, रेस्टोरेंट बना दिया और उसको लेट्स से मैकडोनल्ड्स की लगे मैकडोनल्ड्स बना दिया। Exactly. और वो मैकडोनल्ड्स का पैसा रशिया में ही आ रहा है, क्योंकि पहले तो पार्ट ऑफ दैट मनी वुड गो बैक टू द गाइज हु ओन्ड मैकडोनल्ड्स, राइट? सो द बर्गर इज एज tasty or as whatever, like not tasty, but वो वही सेम चीज़ है। तो ऐसा हर चीज़ के साथ हो रहा है वहाँ पे। That's how the countries get strengthened, कि जहाँ ज़्यादा पैसा है उन कंट्रीज़ को हम हमारी कंट्री से माल बेचते हैं so that we make money। अब ये लोग तो बेच ही नहीं पा रहे कहीं पे, तो इंटरनल कंजम्पशन कितना ही होगा, तो ओवरऑल कहीं तो इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा होगा। It's not like इकोनॉमी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। So this is the reason why the West is also trying to sanction रशिया as much as possible, चाहे वो ऑयल हो गया, you know, और वो राउंड अबाउट वेज से सैंक्शंस कर रहे हैं। सब तो खरीद रहे हैं, ऑयल भी खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद रहे हैं। आप इंडिया को सुनाते हो कि आप ऑयल मत लो, लेकिन आप खुद भी तो ऑयल खरीद रहे हो। आप खुद भी, so it's of course they're buying oil, but they try to put these caps कि इतना नहीं लेना, उतना नहीं लेना। अरे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं हो सकता ना। अभी न्यू सेट ऑफ सैंक्शंस भी आए हैं ऑन 2 of Russia's biggest oil companies, Lukoil and Rosneft. And there are like lots of reports happening now, क्या इंडिया ले पाएगा ऑयल या नहीं ले पाएगा। But there are always like these loopholes in the system, right? Because आप अगर कंपनी को सैंक्शन कर रहे हो तो कंपनी किसी और को दे देगी ऑयल, आप कहीं और से ले लोगे, कुछ हो जाएगा। सो इन माई अंडरस्टैंडिंग दे ट्राइंग टू फाइंड वेज ऑफ स्टिल प्रोक्योरिंग, बिकॉज इंडिया के लिए और ऑप्शंस तो है नहीं। आपने वेनेजुएला, ईरान सब कुछ तो चोक करके रख दिया। अब जहाँ से इंडिया ले सकता है, आप इंडिया को मत बताइए कि आप वहाँ से मत लीजिए। आपके खुद की यूरोप में विंटर दे बिकम लाइक कोल्ड विंटर्स, तो आपको भी लेना पड़ता है। बट आप फिर ये नहीं बोल सकते ना आप इतना लीजिए और आप इतना मत लीजिए। एंड देन वंस द ऑयल कम्स टू इंडिया, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज रिफाइनिंग दैट ऑयल एंड इंडिया इज सेलिंग इट टू द यूएस एंड टू एवरीबडी एल्स, बिकॉज एक बार ऑयल रिफाइन हो गया तो वो रशियन ऑयल नहीं बचा, ऑयल तो ऑयल है। So the sanctions haven't worked. It's a reality. The sanctions have not worked in Russia, and they've not had the kind of impact that they thought it will have in the Russian economy. It hasn't. And it is because of India, a large part of it. Well, for sure, and that's why I said that, you know, this is almost like a revival of हम तो खरीद लेते हैं, बहुत हम oil शुरू से खरीद रहे हैं। We have been clear. We are like national interest first, everything else later. For sure. So we buy, then we send it to the world. And that's why the US-India is also happening, right? For sure. Also, जब इंडिया शुरू में तेल खरीदना था, आपने रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग पेमेंट्स। तो जब आपने स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया तो उन्होंने सोचा कि अब तो ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं पाएंगे, आप करेंसी कैसे चेंज करेंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन रूपी रूबल ट्रेड शुरू हो गया, and that became such a trend now that so many countries now are talking about trading in local currencies. So many countries are now trading in local currencies. India is trading not just with Russia in local currencies, but other countries as well. उससे क्या हो रहा है? De-dollarization. तो वो sanctions उनके सर पे ही पड़ गए हैं। And have they become more dangerous now after this war on Ukraine? Who has become more dangerous? Russia. Dangerous to who? The world? Ukraine? Who? Just dangerous to the world and in themselves, कि हम लड़ाई कर सकते हैं and then we'll be unapologetic about it. Now nobody can do anything about it. ज़्यादा ग्लोब क्या करेगा, हम पे sanctions लगाएगा, उसके हम तरीके ढूंढ लेंगे, निकल जाएंगे. So it can also make them unapologetic, and so there can be two ways. One is कि internally they are bleeding and they just want a way out, कि कहीं से सॉल्ट करोगी ताकि एक बार सॉल्ट हो जाए फिर वापस नहीं करेंगे कभी. So they might be weaker from inside. But what you are telling, it looks like they've gotten stronger. Economy अच्छी हुई है, relationships हो गई, plus the
द करेज जो रशियन सेलिब्रेट करेंगे probably कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, we can be unapologetic about it. So that makes them dangerous, right? They're not thinking about what are going to be the global consequences. We can do whatever. But nobody wants a war. Does Russia want a war? No. It was a war that was inflicted on Russia. आपको पोक करे जा रहे हैं. आप वार्न करे जा रहे हैं, मत करो हमको पोक. इस ज़माने में, आज के तारीख में, when the world has progressed so much, why do you need a military alliance? Why do you need a NATO? You know? And आपका neighbor ही बोल रहा है कि हम NATO join कर रहे हैं. So Russia does not want the war. The war has really prolonged now. The hope is that it stops at some point. Trump is trying his little trick there as well, as he says that he wants to stop all wars in the world. लेकिन अगर वॉर बंद हो जाता है तो ऑफकोर्स उसमें रशिया का फ़ायदा है. जो भी है, कुछ नुकसान तो है ही ना. बहुत नुकसान है. एंड अगर आप इकोनॉमी सब भी साइड रख दो, पीपल डाइंग, you know, nobody wants that for their people, you know. Russia loves their people. Russia loves Russians. You know, वहाँ पे population dynamics देखिए, और Russians चाहिए Russia को. So tricky to think. I don't know if they've gotten weaker or dangerous. I wouldn't say they've gotten dangerous. Like I said. But have they gotten weaker then? They're sustaining, you know, they're sustaining the war. Are they self-sufficient actually? Ki they're dependent silently on India and China? Every country is dependent on some country or the other, right? If you're talking trade here, that is. Just in all, economy ko bachane ke liye, are they dependent too much on China and India? For example, इंडिया की जब चाइना से बॉर्डर क्लैशेस भी हो गए थे, इंडिया वाज स्टिल डूइंग ट्रेड विद चाइना. तो ट्रेड तो होएगा ही. सो आई मीन, ऑफ कोर्स, इफ दैट्स डिपेंडेंस, देन दैट इज डिपेंडेंस. ऑफ कोर्स रशिया ट्रेड कर रहा है, और फॉर एग्जांपल इंडिया imports about like 40% of its defense. Its arms and defense needs from Russia. और पर वो तो हमेशा से होते जा रहा है ना. अगर आप अच्छे डिफेंस में, तो लोग खरीदना चाहेंगे. बट अगर आप देखें तो वो इंडिया के भी काम आ रहे हैं, you know, like the S-400 for example, during the conflict in Kashmir, it came in very handy. So it's a transaction. Of course it needs partners, and of course कुछ लोगों से, अब कुछ countries से वो trade नहीं कर पा रहे. So by default then उनका east reach out बढ़ जाता है, you know, India, China, Africa as well. So yeah, if you call that dependence, then you may. What's their superpower? Why are they thriving? What's Russia's superpower ultimately? This is one thing. Like, India's superpower is talent. Oh, you think so? We are a talent supplier to the world now. And slowly we will turn that into something. Right? Youngest population, talented, energetic. कुछ ना कुछ हम कर लेंगे हमारे साथ. Right? So that's we we're dealing. So I said, Russia का क्या है? They're so good at so many things. पहली बात तो उनके पास इतना तेल है कि आप चाहे भी कि ना लें, आपको लेना पड़ेगा, because you have to survive a winter. They have oil. But they're so good with their defense, you know. They're so good with space, for example. इंडिया और रशिया की जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं, तो ये सारे सेक्टर्स उसमें मर्ज हो जाते हैं. पहला इंसान जो इंडिया से स्पेस गया था, राकेश शर्मा, वो रशियन यू नो कॉस्मोनॉट्स, रशियन स्पेसशिप में गया था. सो they're so good, but I feel that बहुत टाइम से वो ब्रांडिंग कर दी गई है. और हमारे लिए भी, like, because we've grown up watching a lot of like Western films, this, that.
So for example, me when I go and I'm meeting people very loosely, people in a very sort of fun, sometimes even endearing and loving way. They're like, oh, my favorite KGB spy is here, the Kremlin spy in New Delhi. I'm like, wow, you know. तो वो perceptions इतने drill कर दिए गए हैं. They're so good in so many things. क्यों ऐसा टैग कर दिया है? जितने लोग देख रहे हैं, majority, I'm sure they're gonna agree to this, कि a lot of us, we see Russia as this, कुछ खराब चल रहा है. Like there is something, some alternate agenda. There is something. है ना ऐसा? हाँ, ऐसे मतलब some एक evilish कि कुछ ये करना चाह रहे हैं. ये मे बी स्पाई है, मे बी दुनिया को ऐसे करेंगे, या you know, drug dealers, हाँ, drug dealers, hackers, power, mafias, Russian mafias. हर जगह उनके न्यूक्लियर पावर की, स्पेस में भी उनको न्यूक्लियर ही चाहिए, उनको हर जगह न्यूक्लियर चाहिए, राइट. फिर वो वॉर करते हैं तो वो खिंचा रहे हैं. they've been painted as this criminal. अब वो रियलिटी है कि वो एक्चुअल पेंट किया है, I wouldn't know that, but there is some sort of inhibition. Listen, but each time you watch a Western movie, जहाँ पे एक रशियन आता है, हाँ, शो ऑन नेटफ्लिक्स, जहाँ पे भी रशियन आता है, वो क्या होगा? इधर वो एक स्पाई होगा, या वो एक रशियन माफिया, you know, this guy, bald head, Dmitry, या रशियन हैकर होगा, ड्रग डीलर होगा. और हम वो देखे जा रहे हैं और हम कंज्यूम करे जा रहे हैं. बट यहाँ पे मुझे लगता है Russians also need to sort of buckle up a little, make movies. थोड़ा westerners को भी बदनाम करो ना. Like why should it be like one way? Make good movies that because you have to give credit to the West, right? इतने अच्छे powerful movies बनाए हैं उन्होंने, और ये जो character building करी है of Russians into spies and mafias, that has been so believable over time. That but you can't deny कि highest number of spies रशिया के पास है, highest numbers of world level hackers रशिया के पास है. अच्छी बात है ना. तो मतलब ये तो है रियलिटी. जो सारे बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं वो भी मैक्सिमम रशिया के पास ही हो रहे हैं. जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं पूरे ग्लोब में, ये सब तो फैक्ट हैं. तो है, इसलिए लोग दिखा रहे हैं उनके बारे में ऐसा. I mean, like you wouldn't want to show it about other countries जिधर हो ही नहीं रहा है. नहीं, पर आप मुझे बताओ, लास्ट टाइम हमने ऐसी क्या खबर सुनी थी कि रशिया ने किसी को हैक कर लिया? कितने सारे रशियन हैकर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी पे यू पुट आउट राइट नाउ. यू जस्ट सर्च एनीवेयर, व्हाटएवर इज अवेलेबल नाउ. यू कैन आल्सो डिबेट कि वो वेस्टर्न मीडिया ने आर्टिकल्स लिखे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. मतलब सी, व्हाटएवर इज आउट देयर and whatever data stats we have, maximum number of cyber crimes जो hackers हैं, जो करते हैं वो रशियंस ही हैं. क्या करते हैं? सब फाइनेंशियल डेटा उड़ा ले जाते हैं लोगों के, क्रिप्टो उड़ा ले जाते हैं, बैंक अकाउंट उड़ा ले, क्या कर रहे हैं वो दुनिया में. बट आप मुझे ये बताओ कि हर कंट्री में होता है, उधर सबसे ज़्यादा होता है. हाँ, लेकिन ये नंबर्स तो फिर हम दोबारा डिबेट कर लेते हैं. कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा वॉर्स करती है? कौन सी कंट्री है जो दूसरे कंट्रीज में जाके you know, I think that perception और ये perception ना, let me also tell you Raj, ये सिर्फ Russian spy, Kremlin spy और KGB spy यहाँ तक limited नहीं है. Russian लड़कियाँ भी, for example, जब इंडिया में आप उनको देखो, वो इतनी खूबसूरत होती है to start with. Sometimes, or at least like, you know, again in the movies, many of these Russian women are portrayed as escorts or prostitutes. So then you see, it's a very loose way of even looking at Russian women, which is nonsense, just because they're beautiful women. I mean, you know, Russian women are so beautiful. I'll tell you, the first time I went to Moscow and I was walking on the streets of this beautiful Moscow city center. They dress up so well, they wear such beautiful clothes, they're so fit, they look so beautiful. पहले दिन तो मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया. मैं वापस जाके I was just like looking at myself in the mirror in the hotel. I was like, am I like, will I survive here? Like, you know, so yeah, it's
It's a way to, I think, stereotype. Tell me one, ये अच्छी बात बता दी आपने. Tell me one dark side of Russia. Tell me something which is wrong. हर कंट्री में कुछ wrong होता है. What's the weakness? पहली बात तो वहाँ पे भी लोगों की कमी पड़ रही है. So government is like literally requesting people to produce more children so that the demography, like Far East, all of these areas. रशिया के जो दोनों दोस्त थे उनके पास बहुत हैं. थोड़े ले लो. But that's the thing about Russia, हाँ. आप मुझसे कभी पूछ रहे हो, well, that's just my perception. They want Russians, you know. They don't want immigrants. हाँ, इतने आसानी से आप नहीं जा सकते वहाँ पे. आप इतने आसानी से जाके आप रशिया में नहीं रह सकते. वो इमिग्रेंट्स के जो लॉज हैं दे आर स्ट्रिक्ट. क्यों? ठीक है, आई मीन क्यों ऐसे? वो आप जब चाहते हैं वो मल्टीपोलैरिटी, पूरी दुनिया को वेलकम करना, दोस्ती यारी, तो फिर बढ़ाएं भाईचारा हर जगह से. Why not? ये तो हिपोक्रेसी हो गई. you can call it hypocrisy, but कि हमें हमारे लोग ही बढ़ाने हैं, लेकिन दोस्ती सबसे करनी है. What is it? लेकिन उनकी दोस्ती तो सच्ची होती है. ये मैं डिनाई नहीं कर रहा. मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि एटलीस्ट इंडिया के रिलेटेड उनकी दोस्ती स्ट्रांग है. एंड वो हमेशा खड़े रहे. इंडिया भी खड़ा रहता है. पर ये तो थोड़ा सा हो गया ना. ठीक है, बट हाँ, एक तरह से आप इसको बुरा भी मान सकते हैं. एक तरह से आप उसको देख सकते हैं कि वो नेशनलिस्ट हैं. नेशनलिस्ट है, अपना खून, अपना ब्लड, दैट रेस, वो है. ऑल्सो कुड बी बिकॉज जब आपके पास इतने ज़्यादा लोग होते हैं तो आप वैल्यू नहीं करते. जब आपके पास कम होने शुरू हो जाते हैं देन यू वांट मोर ऑफ योर काइंड फर्स्ट एंड देन. बट आई एग्री होती हूँ. अगर मैं होती तो मैं ले लेती आसपास से. बट वो नहीं ले रहे. So that's their weakness. What else? What do you feel, because you were there, सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम लगी on street for people? देखो, अगर मैं बात करूं, अगर हम मेन पार्ट ऑफ रशिया की बात कर रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ये वो स्ट्रीट्स पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती. ना कचरा है, ना थीफ्स हैं, ना बेगर्स हैं, कोई भी नहीं है. मुझे ना वहाँ पे रेसिज्म दिखती है. स्पेशली व्हेन यू आर एन इंडियन, दे वेरी हैप्पी, यू नो, लाइक each time I go there and they look at me, and like if I'm just like, you know, having dinner at this restaurant where people can come and sort of like speak to each other, they would just come and they'd be like, oh Jimmy, आजा. So you know that वो उनको वो रहता है. So this is all nice and whatever, but हाँ, there are places अंदर में जो कि इतने वेल ऑफ नहीं है. बट आई थिंक दैट्स समथिंग जो ज़्यादातर हर जगह होती है. इट्स ऑलवेज लाइक द कैपिटल सिटी, इट्स ऑलवेज द मेन सिटीज़ जहाँ पे द सैलरीज आर वेरी हाई, द लाइफ स्टैंडर्ड इज डिफरेंट. बट डिस्पाइट द फैक्ट, जैसे इन जगहों पे जहाँ पे इन्फ्लेशन है, जॉब्स उतने अच्छे नहीं है, बेकार जॉब्स हैं, उतना अच्छा पैसा नहीं देते जितना आपको मेन सिटीज़ में पैसा मिलता है. उनका हेल्थ केयर, यू नो, दैट एजुकेशन, वहाँ पर अभी भी अगर आप पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, एवरीथिंग इज स्टेट फंडेड, एवरीथिंग इज स्टेट रन, तो आपको देना ही नहीं है उसमें पैसा. आपको हेल्थ केयर में नहीं देना है पैसा. सो इन दैट सेंस, चाहे आपकी फिर जॉब इन फार फ्लंग एरियाज ऑफ रशिया आपकी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रोना नहीं पड़ेगा. What do they get wrong about us? That's the question. The very fact, the complexities, वो नहीं समझ सकते. That can also be our strength. Is that what you mean? Yes. Because sometimes when I watch certain stuff on certain media, I feel like a lot of biased media from the West, they report us as if we are some exotic zoo. Like then we are not, like it's a country which is thriving and we are left, right, center, leapfrogging in so many things. We are progressing, growing at an exceptionally good rate. उसके बारे में बात नहीं करते हैं. अभी भी स्नेक चार्मर्स के, हाँ, अभी वैसी बात ही करते हैं, ऐसी बात करते हैं ये वो. And they just, for some reason, they love associating their taglines with some animal here, and हर चीज़ को animalistic instinct ही दे देते हैं. The crime is a crime. Yes, you report it as a crime. Don't need to attach it to some
Sometimes I feel like it is funny. It is. हाँ. But शायद लोगों को अब वो, you would be able to tell me, people can sort of sniff through it, right? People are. A lot of Indian, हाँ मतलब इंडिया में ना consumption of such media houses has reduced significantly. अब लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो, हमें दिख रहा है क्या हो रहा है. One thing which I feel was a very historical moment in the world geopolitics. Recently that image came out. Which one? 3 people, one in the middle and doing this. You know that picture you've seen, right? I thought you were going to say Mr. Modi with That's what, like Meloni. his hands together with both of the people. Russian, and China, and then India. Right? That was the most historic. It was. It was like 2 pictures actually. So one was these 3 leaders together. holding hands. Holding hands. That's what, like, and holding hands is like insane. Stark pictures, no? Beautiful. The second picture of Mr. Modi and Mr. Putin sitting in that car together. Yeah. You know? The fact that they carpooled to the summit, and this wasn't planned as per media reports. And usually these things don't happen, right? And in a third country, apparently Mr. Putin waited for 10 odd minutes for Putin waiting, you know, for Modi to come and sit in the car. And then they were in the car for about 15 minutes chit-chatting. Now, of course, there's a statement that comes out, right, from the Kremlin and from the Indian PMO. Ye baat hai, very filtered version of what they spoke about. But just like, can you imagine being the driver in that car and listening to that conversation? I would die to be the driver in that car, you know. They would have also spoken about, I'm pretty sure, about Putin coming to India. You know, that is something that the world is going to be watching very closely, because the last time Mr. Putin was here was in 2019, and then the war started, COVID, and then the war. And since then, Putin hasn't traveled to a lot of countries, right? Sanctions, airspace, this, that. But his visit to India will be historic now in more ways than one. You know, so that. What do you think? ये जो friendship, newly formed, trying to have a friendship, India, China, Russia, all 3 together. Is it friendship or just convenience at this point against the US? So the triangle that we are talking about, in the triangle also there are very, very nuanced relationships, right? So let's talk about like these relationships separately, and then the triangle. We have a Modi and a Putin, where there's this like deep friendship. Like each time they address each other, they call each other my dear friend, always. The way they shake hands, the way they hug, it's not the same how they do it with other leaders. So this is a partnership, this is a friendship where trust is a big factor. Then there's, of course, China and Russia. So when she's meeting Putin, China is known as the big brother of Russia, right? And a big trading partner as well. So yeah, that's a big brother meeting. It's you know, brother that he loves and supports and stands by. तो वहाँ पे वो हो रहा होता है. And then comes India and China. You know, we've had a very, very how do you say, a very chaotic sort of a relationship, also in the backdrop of the Galwan clashes, the bloody skirmishes that we saw at the border. Uske baad, the relationship came almost at a standstill, you know, and it hit rock bottom. And it's like, ab to ye theek nahi ho sakta. But suddenly, it, you know, and the melting of hearts happened in the very cold Kazan in Russia last year during the BRICS summit, when they held the first bilateral in some 5 odd years. And uske baad,
things improved. There were several rounds of talks between, you know, the ministerial rebels and defense and this and that, pushing back from the border and so on and so forth. But Trump, when he came to power, इंडिया ने क्या सोचा? इंडिया ने सोचा कि हम ट्रम्प के साथ, इंडिया लाइक ट्रम्प, द बीजेपी लाइक ट्रम्प, द राइट विंग लव ट्रम्प, दोस्ती है हमारी, ट्रम्प भी फ्रेंड था है जो भी. सो इंडिया was of the perception that we have enough experience with the first Trump presidency, and now with the second Trump presidency it'll be like a cakewalk. और हम आराम से because both have been championing each other as well. Correct. हाँ, मतलब अब की बार ट्रम्प की सरकार ये और वो और सब चल रहा है, वो हमारे बारे में exactly. In fact, India was one of the few countries जो सबसे पहले वहाँ पे Indian leader openly supported, yeah. Correct. So, but जो वहाँ से response आया, the niceties of diplomacy वो तो डस्टबिन में चली गई. एंड ट्रेड को लेके इंडिया टैरिफ किंग है. आप रशियन ऑयल खरीदोगे तो हम आप पे पेनल्टीज डालेंगे, सैंक्शंस डालेंगे, टैरिफ्स डालेंगे, 50% टैरिफ, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल. एंड सडनली इट बिकेम लाइक सो मच अबाउट Trump's ego that you're buying Russian oil without my permissions. That's not cool. India was cool-headed. India was like, bhai karne do jo karna hai. And that's when we saw like these pictures coming together. तो इन रिलेशनशिप में जो इंडिया और रशिया का, इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप है, in this triangle, the India-China relationship is more of a marriage of convenience. कि हाँ, अभी चल रहा है तो साथ रहते हैं, बाद में देखते हैं क्या होगा. But the triangle together becomes very powerful, and a lot of geopolitical experts have spoken about it, that if these three countries can come together, this is a new power dynamics we're talking about. In your RT? Of course. Would you show all of this side? Of कि जो course. इंडियंस के साथ गलत हो रहा है globally, और ये इन countries ने किया, would you show that? For sure, you know. Do you do that already? We do. Again, our lens is an equal lens, often equal, right? So jab there's a spur to racism against Indians in a particular country, we're trying to investigate कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, Indians के against ही क्यों. When Indian leadership, for example, is bad-mouthed for doing what? For trading with a particular country. Why? You know? So we question. Our tagline is question more. So it's also a constant like push back the Western narrative, pushing back of the Western narrative, and understanding that other point of view. You know, the mainstream media has been so prominent and so persistent in the country and in the global south. और दोनों, जो ऑडियंस इंडिया में देखते हैं और जो वर्ल्ड ऑडियंस देखते हैं, वो परसेप्शन इंडिया का उसी हिसाब से बनता जाता है. We don't get too much into the internal politics. We're more of a geopolitical lens. And that's also, Raj, I'll tell you why. Because RT as a channel is not preachy. हम ये नहीं करते कि हम दूसरे के कंट्री में जाएं. Because whatever, it's a Russia state-owned global media network, right? So, क्यों रशिया को किसने हक दिया कि वो दूसरे की कंट्री में जाए, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, और इंडिया पे जजमेंट पास करे, इंडिया को प्रीच करे कि आपको कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी चलानी चाहिए या आपको अपना इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे करना चाहिए. एंड दैट्स द रीजन वी डोंट गेट इनटू इंटरनल पॉलिटिक्स. जो चलाना है, जैसे चलाना है, वो देश चला लेगा. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी हम ये भी नहीं बोलते कि अच्छा अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम आपके साथ ऐसे नहीं करेंगे, which happens like for example there are a lot of bad things that are happening in a lot of countries. Will we call it out?
या फॉर श्योर, बट हम उन्हें सिखाएंगे नहीं कि We're not यही gonna एक school them. तरीका है. Like for example, there was this country in Africa that passed a really strict law against the LGBTQ community, and then US once again, their press, this, that, we will sanction you, ye kar denge, wo kar denge. Do I agree with the law? No. But do I tell them what to do? No. I mean, let the country decide who gives you the authority to tell a country how to run their country. Similarly, अगर आपके कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, आप उस पर कम कमेंट करते हो और आप दूसरों के कंट्रीज में जाके आप उस पर ज़्यादा करते हो. सो फॉर आरटी, हमें इंडिया को सिखाना नहीं है भाई आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, आप कीजिए. बट वी विल स्टिल शो व्हाट्स हैपनिंग एंड वी विल शो इट इन अ वे जैसे ना तो लोकल प्रेस दिखा रहा है और ना बाकी का इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है. Fair. One last statement if you want to make and talk about why should somebody watch you? Because this is a perception that has been missing from the Indian media space, and it has been missing for a while now. I know that in India, the viewers, the readers, they are not very happy with what the local media is doing. They're not very happy with what the international press is doing. So that vacuum, it exists, and this is where RT, it comes in. This Russian lensed things, this alternate, this different lensed thing that has been missing in the news narrative for such a long time, and now it's here. And it's a perception. So if you like it, you watch it. You don't like it, you don't watch it. So we're not even asking anyone to watch, but giving it a chance won't be something that the viewers will regret. Perfect. Thank you so much for Thank coming you, here Raj. and spending time with us. It was a pleasure hosting you. Thank you, Raj. Thank you. Done. We encourage use of ChatGPT, AI, Claude, everything. Okay, that's Gemini, Claude, सब करो. a good way to. It's great you do it, just increase your productivity. Mm-hmm. But just don't give me, what we absolutely hate is कि ChatGPT ने जो दिया वो print करके हमें मत दो. So I was shooting with a guest once, in fact, Dr. Shashi Tharoor. So I needed him to smile. So I asked my team, I said, guys, just crack a joke. I need him to smile. They're asking ChatGPT. How to make Shashi Tharoor smile? Yes. And it was a good one. I mean, it was about vocabulary and something. And See, it helps, right? It does does. help. It does help. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.